हेलो एवरीवन। तो ये आपका मॉडल पेपर नंबर 2 होगा जो कि यूपीपीएससी जीआईएससी लेक्चरर और जीडीसी एग्ज़ाम के लिए तैयार किया गया है। और ये सारे प्रश्न यूपीपीएससी की परीक्षा में हाल ही में पूछे भी गए हैं, तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और देखो फ्रेंड्स, जैसा कि करंट अफेयर है तो वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 4 से 6 प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सितंबर 2025 से लेकर मार्च 2026 तक का बूस्टर डोज अवेलेबल करवाया जा रहा है प्रतिदिन लेक्चर के रूप में। तो उसको भी आप लोग देखते रहिए, प्लस आप लोगों को पीडीएफ भी पेड ग्रुप में दी जा रही है, तो उसको भी वॉच करते रहिए। यानी कि आपकी जो तैयारी है ना, अगर थोड़ा सा लग के करेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से हो पाएगी। अभी जो भी समय है उसका सही तरीके से आपको बस सदुपयोग कर लेना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई है। मोदी सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं स्टार्ट की गई हैं उनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इनकी कंप्लीट लिस्ट और कई बार मैं रिवीजन आपको करवा चुका हूं। तो फिलहाल अब आपको आंसर देना है कि देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए कितने लोग इसका आंसर जानते हैं। देखो दोस्तों, इसका सही आंसर विकल्प सी है, यानी कि 2016 से, ठीक है। तो देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे बहुत ही शार्ट में कहते हैं PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आधिकारिक तौर पर 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई यह योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल के नुकसान के खिलाफ किसानों को बीमा कवर प्रदान करती है, जो वन नेशन एक राष्ट्र वन स्कीम, एक योजना के तहत काम करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा का नाम क्या है। आपको बताना है कि महरौली में लौह स्तंभ जो है तो उसमें किस राजा का नाम उल्लिखित किया गया है। तो आइए देखते हैं। कुबेर का नाम है क्या? नहीं। समुद्र का भी नाम नहीं है, कनिष्क का भी नाम नहीं है। देखो दोस्तों, महरौली का जो लौह स्तंभ है उसमें चंद्र नाम के राजा का उल्लेख किया गया है, लेकिन क्योंकि नाम केवल चंद्र रखा गया तो बाकी चीज़ें जो हैं वो गेस करने पर आ जाती हैं कि चंद्र कौन था। देखो, अब यहाँ पर गेस ये किया गया कि ये जो चंद्र नाम लिखा गया है तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय हो सकता है, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी और ये गुप्त वंश का प्रतापी राजा भी था। इसका शासनकाल लगभग 375 से लेकर 415 ईस्वी तक था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। वैसे ये जो स्तंभ है ये 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में निर्मित माना जाता है, तो इसीलिए गेस किया जाता है कि इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही स्थापित करवाया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। आपको बताना है कि किशनपुर, कैमूर, कतरनिया घाट और कालेसर में कौन सा ऐसा वन्यजीव अभयारण्य है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो देखो दोस्तों, इसमें जो है कालेसर आपको मिलेगा हरियाणा के यमुनानगर में, ठीक है। बाकी बात करें किशनपुर के बारे में तो किशनपुर लखीमपुर खीरी में है, जो कि दुधवा टाइगर रिजर्व का ही एक हिस्सा है। कैमूर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में मिलेगा आपको, और कतरनिया घाट दोस्तों मिलेगा बहराइच में, ये भी दुधवा टाइगर रिजर्व का ही एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और आपको ये बताना है कि ये जो संप्रदाय और संबंधित संत हैं कौन कौन से हैं। जैसे कि दोस्तों बात करें चिश्ती संप्रदाय के बारे में तो माना जाता है कि जो चिश्ती संप्रदाय हैं इसकी स्थापना संबंधित संत हैं शेख हमीदुद्दीन नागौरी, ठीक है। तो एक आ जाएगा 2 के साथ। सुहरावर्दी संप्रदाय, देखो दोस्तों सुहरावर्दी संप्रदाय जो है शेख बहाउद्दीन जकारिया से संबंधित है, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। नक्शबंदी संप्रदाय ये अहमद सरहिंदी ने शुरू किया था और कादरी संप्रदाय के प्रणेता शेख दाऊद किरमानी हैं। तो इस प्रकार से आपको इसको मैच करना था। आपका जो विकल्प सी है ये बिल्कुल करेक्ट है। ये पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में दे दी जाएगी ताकि आपका रिवीजन हो सके, और इसके पहले जो मॉडल पेपर 1 दिया गया है और साथ ही साथ अभी तक आपको पेड ग्रुप में सारे जो करंट अफेयर हैं उनके नोट्स दे दिए गए हैं, प्लस सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोज आपको दिए गए हैं, तो उनका रिवीजन आप लोग ग्रुप में जाकर करते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। कहने के लिए ये एक प्रश्न होता है,
लेकिन इसमें 3-3, 4-4 प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, चेरो विद्रोह और कुकी विद्रोह। तो दोस्तों अब इसमें से मात्र आप ये बताओ मुझे कि सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ था। इनमें संथाल, कोल, चेरो और कुकी में सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? तो सबसे पहले आएगा दोस्तों आपका चेरो विद्रोह, यानी कि 3 नंबर वाला जो विकल्प है ये सबसे ऊपर रहेगा। और इसमें जो आपके कूट दिए गए हैं उसमें केवल बी विकल्प ऐसा है जिसमें 3 सबसे ऊपर है, तो यही आपका सही उत्तर बन जाएगा। देखते हैं चेरो विद्रोह, इसका समय है सन 1800 से 1802 के बीच। इसका नेतृत्व भूषण सिंह ने किया था। कोल विद्रोह शुरू होता है 1831 से लेकर और समाप्त होता है 1832 में। इसका नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। ठीक है, तो चेरो विद्रोह के बाद कोल विद्रोह आएगा। इसके बाद आता है संथाल विद्रोह 1855-56 में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। और 1917 से 1919 के बीच में मणिपुर और त्रिपुरा में हुआ था कुकी विद्रोह। ठीक है, तो ये पूरा क्रम है चेरो विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह और कुकी विद्रोह। ओके, अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पर क्रांति और क्षेत्र, ये तो बहुत ही आसान है, मुझे पता है कि आप इसे आसानी से कर लेंगे। पीली क्रांति का मतलब दोस्तों होता है, पीला क्या होता है? तेल होता है, सरसों का तेल, तो ये होता है आपका तिलहन उत्पादन। श्वेत क्रांति मतलब सफ़ेद क्रांति, ये होता है आपका दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति यानी कि मछली उत्पादन। हरित क्रांति यानी कि खाद्यान्न उत्पादन। तो इस प्रकार से आपको इसको मैच करना था। ओके, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी अहमदाबाद में 1917 में। तो विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। महात्मा गांधी ने दोस्तों अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना 17 जून 1917 को की थी। हालांकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 25 मई 1915 को सबसे पहले कोचरब अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी, जिसे बाद में यानी कि 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किया गया और फिर इसे जो है साबरमती आश्रम की संज्ञा दे दी गई। तो इसको आप थोड़ा सा समझिएगा, आप लोग, इम्पोर्टेंट है। और ये बताइए कि यूरोप के निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी शहर उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है? दोस्तों भूगोल में मैंने आपको बताया था पृथ्वी की संरचना के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं ये आपका नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल है। तो कह रहे हैं कि जो उत्तरी ध्रुव के समीप शहर ओस्लो, हेलसिंकी, स्टॉकहोम और मॉस्को। यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये जो प्रश्न है ये इस बात की परख करता है कि जो विश्व ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है, उसमें आप कितना अपना समय दिए हैं, प्लस मैप को आप कितने अच्छे तरीके से समझते हैं। फिलहाल दोस्तों हेलसिंकी जो है ये इसका उत्तर बनेगा। और क्या आप बता सकते हैं कि हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? तो बता दें कि हेलसिंकी मिलेगा दोस्तों आपको फिनलैंड में। ठीक है, ये लगभग 60 डिग्री और 10 मिनट अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ओस्लो दोस्तों ये नॉर्वे में है, यह लगभग 59 डिग्री 55 मिनट अक्षांश पर है, उत्तरी अक्षांश पर। स्टॉकहोम स्वीडन में है, लगभग 59 डिग्री 32 मिनट नॉर्थ अक्षांश पर है। और मॉस्को रूस। अब अगर इसमें रेक्याविक जो कि आइसलैंड में है, अगर ये विकल्प में होता तो इसका उत्तर रेक्याविक ही होता। ओके, अगला क्वेश्चन है सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में किस सुल्तान ने शुरू की थी? सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखा जाता था दोस्तों इल्तुतमिश के समय में। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो भारत में सिक्कों पर टकसाल यानी कि मिंट का नाम लिखने की परंपरा की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। उसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए और दिल्ली सल्तनत के दौरान चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी किया था, जिस पर टकसाल शहर का नाम अंकित होता था कि ये जो सिक्के हैं ये किस शहर में बनाए गए हैं, किस शहर के टकसाल में बनाए गए हैं। चांदी का टंका दोस्तों इसका जो वेट होता था वो 175 ग्रेन होता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी भारतीय नदी का युग्म भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? ये प्रश्न मैं कई बार करवा चुका हूँ तो आपको रट गया होगा। इसका उत्तर है विकल्प सी, नर्मदा एवं तापी। अच्छा, इनमें से एक नदी और भी है, मतलब विकल्प में नहीं है, एक तीसरी नदी भी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। उसका नाम कितने लोगों को याद है? देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं तो भारत की नर्मदा और तापी यानी कि ताप्ती नदियां ये रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। और इसके अलावा दामोदर नदी, तो ध्यान दीजिएगा
नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, ये 3 नदियां हैं जो कि रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। नर्मदा नदी ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच जो रिफ्ट वैली है तो पश्चिम की ओर बहती है। तापी नदी भी सतपुड़ा के दक्षिण में भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और दामोदर नदी भी। ओके, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी की कुल संख्या कितनी है? तो देखो दोस्तों, स्मार्ट सिटीज़ यूपी में कुल 10 हैं। ठीक है, केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में चुनी गई आधिकारिक स्मार्ट सिटीज़ की संख्या कितनी है? तो 10 है। इन शहरों में आगरा है, अलीगढ़ है, बरेली है, झांसी है, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और बनारस शामिल हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा यानी कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 7 अन्य शहरों को राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर चुना है, और अब उत्तर प्रदेश सरकार 7 और ऐसे शहर हैं जिनको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए काम किया जा रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन है, महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर कब किया था? देखो दोस्तों, महाराजा दिलीप सिंह ने 29 मार्च 1849 को पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर किया था। तब उनकी आयु मात्र 10 वर्ष थी। मतलब 10 वर्ष के एक बालक से तो आप कुछ भी करवा सकते हैं। तो भले ही वो महाराजा दिलीप सिंह थे, लेकिन उम्र उनकी मात्र 10 वर्ष थी, और इसी अवस्था में प्रेशराइज करके उनका जो संपूर्ण राज्य था उसे ब्रिटिश राज्य में समाहित कर लिया गया। तो 29 मार्च 1849। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? तो देखो दोस्तों, सम्राट अशोक ने 8 वर्ष बाद, जब 8 वर्ष पूरी कर लिए, उसके बाद 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग को जीता था। लेकिन वहाँ पर जो नरसंहार हुआ, उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक का जो राज्याभिषेक है ये 269 से लेकर 268 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। आपको पता है ना, ईसा पूर्व में जो समय होता है वो इसी प्रकार चलता है, यानी कि 269 साल पहले से लेकर 268 साल पहले के बीच में जो समय था उसी में हुआ। और कलिंग युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और ये जो कलिंग युद्ध का वर्णन है ये अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, और इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको रट के रखिएगा। अगला है व्यापार सुविधा समझौता। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है TFA के बारे में। TFA किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो देखो दोस्तों, ये जो TFA है इसे WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। और इस समझौते पर दिसंबर 2013 में बाली में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 9वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में सहमति बनी थी, और यह 22 फरवरी 2017 से आधिकारिक रूप से लागू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल और आधुनिक बनाकर माल की सीमा पार आवाजाही को तेज करना है। अगला क्वेश्चन है कि बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना के संदर्भ में यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। तो बीना, जैसा कि जानते हैं, बीना मध्य प्रदेश में है, पनकी जो है ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। तो ये मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना है। इसके बारे में पहला कथन है कि इस परियोजना की कुल लंबाई 400 किलोमीटर से अधिक है, जो कि गलत है। इसमें कुल 7 जिले शामिल हैं, सही है, जिसमें यूपी से 5 और मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं। ये दूसरा कथन केवल आपका सही है, विकल्प बी इज करेक्ट। ठीक है, केवल 2। तो देखो दोस्तों, ये जो बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन है, बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन, इसकी लंबाई जो है ये केवल 356 किलोमीटर है, न कि 400 किलोमीटर से ज़्यादा। तो पहला कथन आपका गलत। दूसरा कथन है कि इस परियोजना में यूपी के 5 जिले हैं, झांसी, जालौन, हमीरपुर, कानपुर देहात और कानपुर नगर, जबकि मध्य प्रदेश के 2 जिले सागर और टीकमगढ़ इसमें शामिल हैं। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन स्थानीय गर्म पवने नहीं हैं? देखो दोस्तों, जो मिस्ट्रल और टाकू हैं ये गर्म पवने नहीं हैं, बल्कि ये ठंडी पवने हैं, जबकि सांता आना और फान ये गर्म पवने हैं। तो नहीं है पूछ रहा है, स्थानीय गर्म पवने नहीं हैं, तो 2 और 3 नहीं है, यानी कि विकल्प सी आपका उत्तर होगा। बात करते हैं सांता आना के बारे में। तो यह दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली एक गर्म और शुष्क पवन है। सांता आना कहाँ चलती है? दक्षिणी कैलिफोर्निया में। मिस्ट्रल दोस्तों ये फ्रांस और
भूमध्य सागर के क्षेत्र में चलती है। यह एक ठंडी और शुष्क पवन है। टाकू तो बहुत ठंडी पवन है, अलास्का के तट पर चलती है। फान ये आल्पस पर्वत के ढलानों पर चलती है, गर्म और शुष्क पवन है। तो यानी कि सांता आना और फान ये गर्म और शुष्क है, बाकी मिस्ट्रल और टाकू ये ठंडी पवनें मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल और राज्य कह रहे हैं कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। बोध गया दोस्तों मिलेगा आपको बिहार में, ये तो जानते ही आप, करेक्ट है। सारनाथ उत्तर प्रदेश, ये आप जानते ही हैं, बनारस के पास और वाराणसी के पास। अजंता मध्य प्रदेश बता रहे हैं दोस्तों, जबकि यह आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये आपका जो है सुमेलित नहीं है। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में, ये आपका सही है, यानी कि उत्तर है आपका विकल्प सी, ठीक है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, अनेक मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के विभिन्न भागों, जो अलग अलग भाग हैं, उनका फारसी में अनुवाद किया है। तो इस संकलन को कहते हैं रज़्मनामा। ये तो आपने पढ़ा होगा। मुगल सम्राट अकबर के आदेश पर अनेक विद्वानों जैसे कि अबुल फजल फैज़ी बदायूनी द्वारा महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था और इस संकलन को रज़्मनामा के नाम से जानते हैं। यह अनुवाद अकबर के मकतब खाना यानी कि अनुवाद विभाग में 1582 से 1586 के बीच किया गया था। इसका उद्देश्य फारसी भाषी लोगों के लिए भारतीय ग्रंथों को सुलभ बनाना था, यानी कि ऐसे लोग जो केवल फारसी बोल सकते थे वो भी इन किताबों को पढ़ सकें, जिसके लिए ट्रांसलेशन करवाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण है, ठीक है। केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण दोस्तों इसमें है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। तो ध्यान दीजिए कि यह देश का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है जो भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के तहत मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने, ऋण प्रणाली को विनियमित करने और मुद्रा जारी करने के लिए जिम्मेदार है। यह मुख्य रूप से विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 वाला। तो समाचार पत्र और भाषा, यानी कि यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था। तो दोस्तों यहाँ पर दर्पण, संवाद प्रभाकर, मुंबई समाचार और स्वदेश मित्रन के बारे में बात हो रही है। तो आप जानते हैं स्वदेश मित्रन दोस्तों ये तमिल भाषा में प्रकाशित होती थी, ठीक है। दर्पण दोस्तों अगर बात करें तो ये आपका मराठी भाषा में होगा, ठीक है। दर्पण मराठी भाषा में बाल शास्त्री जांभेकर द्वारा 1832 में शुरू किया गया था और यह पहला मराठी समाचार पत्र था, यानी कि अखबार था दर्पण, याद रखिएगा। संवाद प्रभाकर दोस्तों बंगाली भाषा, इसे ईश्वर चंद्र गुप्त के द्वारा 1831 में शुरू किया गया था। मुंबई समाचार गुजराती में फरदुनजी मरजबान द्वारा 1822 में स्टार्ट किया गया था और ये एशिया का सबसे पुराना अखबार भी माना जाता है, मुंबई समाचार। स्वदेश मित्रन दोस्तों तमिल भाषा में जी सुब्रमण्यम द्वारा 1882 में शुरू तमिल समाचार पत्र था, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेल करना है। भारत के जलप्रपात और उनकी जो लोकेशंस हैं ये आपको मैच कराना है। देखो दोस्तों बरकाना कहाँ पर मिलेगा आपको, तो बरकाना मिलेगा दोस्तों कर्नाटक में, ठीक है। कंदाधार मिलेगा आपको उड़ीसा में। पलानी आप जानते ही हैं हिमाचल प्रदेश में है। वाझाचल मिलेगा आपको केरल में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा विकल्प 4, 3, 1, 2, ठीक है, जो कि दिया गया है ऑप्शन सी में। तो ये विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट है। बरकाना कहाँ पर, कर्नाटक में, कंदाधार उड़ीसा में, वाझाचल केरल और पलानी हिमाचल प्रदेश में, ओके। निम्नलिखित चोल शासकों के नाम काल क्रमानुसार संयोजित करना है। तो राजराज प्रथम ये सबसे पहले आएगा, फिर आता है राजाधिराज प्रथम, ये भी आ जाएगा दूसरे स्थान पर, विक्रम चोल और कुलोत्तुंग। तो देखो दोस्तों यहाँ पर विक्रम चोल सबसे लास्ट में आएगा, कुलोत्तुंग आ जाएगा तीसरे स्थान पर। तो आपका विकल्प क्या बनेगा 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। आपको बता दें कि राजराज प्रथम का समय है 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक। राजाधिराज प्रथम ये 1044 से लेकर 1052 तक। कुलोत्तुंग 1070 से लेकर 1122 तक और विक्रम चोल का समय है 1118 से लेकर 1135 तक, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। देखो दोस्तों मगरमच्छ प्रजनन परियोजना ये शुरू हुई थी कब, 1975 में स्टार्ट हुई थी। हाथी परियोजना 1992 में स्टार्ट हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुई थी। वन महोत्सव को 1950 में स्टार्ट किया गया था। तो क्रम आपका जो भी बने ये मैंने आपको टाइमिंग बता दी है
और इस लिहाज से अब आपको यहाँ पर मैच करवा लेना है। मंडन मिश्र कौन थे? तो देखो दोस्तों, जो मंडन मिश्र थे ये कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। और ध्यान दीजिएगा कि मंडन मिश्र मुख्य रूप से मीमांसा दर्शन के आचार्य कुमारिल भट्ट के शिष्य माने जाते हैं। कुमारिल भट्ट के बाद वे इस दर्शन के सबसे बड़े विद्वान हैं। उन्हें सुरेश्वराचार्य के रूप में भी जाना जाता है। मंडन मिश्र का जन्म 8वीं शताब्दी में मिथिला बिहार में महिषी गांव में हुआ था और वो एक प्रख्यात मीमांसक भी थे। ठीक है, और ये देखिए आपका अंतिम प्रश्न है, बताना है आपको कि भारत में डाक टिकट का चलन किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों, भारत में डाक टिकट का शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, लॉर्ड डलहौजी। और कब शुरू हुआ था? तो 1854 में। 1 अक्टूबर 1854 को पूरे भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर डाक टिकट जारी किए गए, जो महारानी विक्टोरिया के चित्र वाले थे। और इससे पहले 1852 में सिंध प्रांत में पहली बार सिंध डाक नामक डाक टिकट का उपयोग हुआ था। ठीक है, तो अब आपके लिए एक प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो फटाफट इसका आप लोग आंसर करिए, कमेंट बॉक्स ओपन है। और अगर दोस्तों आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। पेड ग्रुप की सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने होगी। पेमेंट वगैरह के बारे में भी आपको जानकारी दे दी गई है। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नए लेक्चर में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिदिन मैं आप लोगों को करंट अफेयर का बूस्टर प्लस जो आपका जीएस है उसकी एक क्लास उपलब्ध करवा रहा हूं। अभी हो सकता है कि बीच में 2-3 दिन, क्योंकि एक वैवाहिक समारोह में सम्मिलित होना है, तो क्लासेस थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती हैं, लेकिन यकीन मानिए कि आपकी परीक्षा से बहुत पहले आपका जो सिलेबस है ये कंप्लीट करवा दिया जाएगा। पेड ग्रुप में जितने भी लोग हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो भी लेक्चर आपको वहाँ पर शेयर किया जाए उसको ज़रूर आप लोग देखते रहिए। ठीक है, और पीडीएफ वगैरह भी आपको दी जा रही है, उसको भी आप लोग पढ़ते रहिए। एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का समय आप लोग जीएस को दीजिए, क्योंकि समय अब केवल लगभग 30 दिन का और बचा हुआ है। धन्यवाद।